चलो बच्चों देखो यहाँ पर, बेटा ये थायराइड हार्मोन का इनहिबिशन कैसे होता है हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये देखिए, रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड रिलीज करेगी आइडोथायरोनिन। अब जब तक ज़रूरत है ये यूज़ होगा, जब ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में आइडोथायरोनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये मैसेज जाएगा किसको? ये मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया अब ये जो TSH है ना, TSH कम कर दो। और फिर जब एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा तो ये मैसेज किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, क्या क्या मैसेज जाएगा कि भैया TSH RH जो है कम कर दो। तो इस तरह से इसका फीडबैक रेगुलेशन होता है, ध्यान से देख लीजिए। हाइपोथैलेमस रिलीज करता था TSH RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज कराएगा? TSH रिलीज कराएगा। और TSH किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को। तो जब तक है अपना बढ़िया ज़रूरत है और थायराइड रिलीज करेगा आइडोथायरोनिन, फिर जब तक ज़रूरत है ये यूज़ होता रहेगा। मगर जब ज़रूरत नहीं है, ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो रहा है, अभी काम नहीं आ रहा है इसका, तो ये वापस अब ये मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि TSH अपना कम कर दो या बंद करो। और ये मैसेज भेजेगा किसको? हाइपोथैलेमस को कि भैया अपना TSH RH कम करो। अब बेटा दूसरा देखो, थायराइड के डार्सल साइड में ये इस तरह से 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं, 2 पेयर पाई जाती है। तो 2 पेयर है, लोब्ड है, डॉर्सल साइड में पाई जाती है थायराइड के। इनको बोल देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हार्मोन सेक्रीटिंग सेल्स, इसमें जो हार्मोन सेक्रीटिंग सेल्स होती हैं इनको हम लोग चीफ सेल्स कहते हैं। हार्मोन सेक्रीटिंग सेल्स और कॉल्ड चीफ सेल्स। ये जो हार्मोन रिलीज करती है ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है। इसी को पैराथ हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, PTH भी कहते हैं। क्या काम करती है ये बेटा? अपोजिट काम करती है, थायरोकैल्सिटोनिन या TCT के अपोजिट काम करती है। ये भी मेंटेन करती है, मेंटेन बोन होम्योस्टेसिस। किसके किसके साथ? TCT और विटामिन D के साथ मिलकर के बोन की होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। क्या है? जब बेटा बताया था TCT कब निकलता है? जब ब्लड में कैल्शियम क्या होता है? ज्यादा। और ये कब रिलीज होगा? जब ब्लड में कैल्शियम कम। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो PTH रिलीज होगा। क्या करेगा? कहेगा हर जगह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा दो, हर तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा दो। तो बोल रहे भैया कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जो GIT है, GIT में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। GIT में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और किडनी में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और हड्डियों से भी कैल्शियम को निकालने लगेगा। समझे? तो बोन का डिमिनरलाइजेशन करेगा। तो ओवरऑल ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना चाहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिक। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना चाहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। ठीक है, फिर से आ जाइए, देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं पैराथायराइड के बारे में। बोलो बच्चों कितने पेयर होती है? 2 पेयर होती है। किस साइड में दिखाई देगी? डॉर्सल साइड में दिखाई देगी। समझे? बोल रहे हैं लोब्ड होती है, हाँ भैया लोब्ड होती है। हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स कौन सी होती हैं? चीफ सेल्स होती हैं। कौन सा हार्मोन निकालेगी ये? पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन, या इसी क्या कहते हैं? PTH कहते हैं। समझे? किसके अपोजिट काम करता है? TCT थायरोकैल्सिटोनिन के अपोजिट या एंटागोनेस्टिक काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या चाहता है? बोलो बेटा क्या चाहता है? बोलो। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, हड्डियों में जोड़ता है। ये क्या करता है? ये ब्लड में घटाता, ब्लड में बढ़ाता है, हड्डियों से निकालता है। समझे? आइए,
तो मेंटेन करता होम्योस्टेसिस को, किसके किसके साथ मिलकर के, TCT और विटामिन डी के साथ मिलकर के। आइए क्या करेगा ये, तो बोल रहे हैं जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ PTH। तो एक चीज देखिए ध्यान से, तो इट्स सेक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। ध्यान रखिएगा ब्लड में कैल्शियम का पोजीशन कैसी है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये 3 काम करेगा ब्लड में कैल्शियम। बेटा पहले तो GIT में बोलेगा, जो खाना खा रहे हो उससे कैल्शियम का सारा सारा रीएब्जॉर्प्शन करना चालू करो, तो बोल रहे हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा GIT में। दूसरा किडनी में इसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और तीसरा बोन का डीमिनरलाइजेशन करेगा, मतलब बोन को बोन से भी निकालेगा, समझ रहे ना, बोन से भी निकाल करके ब्लड में लाएगा। तो हर तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ा देगा, तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड में क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो हाइपो हो सकता है, हाइपो पैराथायराइडिज्म, मतलब पैराथायराइड हार्मोन कम निकलने लगेगा। तो अभी बताया था बेटा, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बोलो बेटा, बढ़ाता है, समझे, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर ये कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम का जब लेवल कम हो जाता है तो हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया था, मस्कुलर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब स्टिमुलस आता है, बेटा याद करो, मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम लोग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब वो क्या रिलीज करती है, कैल्शियम, वहीं से तो मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करता था। तो बोल रहे जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो मसल डिस्टर्ब हो जाएगी, मसल में कॉन्ट्रेक्शन चालू हो सकता है, डिस्टर्ब हो जाएगा ना काम उसका, तो यहाँ पे टिटेनी हो जाएगी, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये हाइपोकैल्शियम मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हाइपर में क्या हो सकता है, हाइपर में, तो हाइपर भैया ये हर जगह से कैल्शियम को बढ़ाने लगेगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। अब देखो बेटा, कैल्शियम जो होता है ना एक बेसिक एलिमेंट है, आप जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, समझे, तो ये बेसिक मेटल होता है। और हम लोगों के ब्लड में थोड़ा बहुत मान लो एसिडिक मटेरियल भी जाता है, खाने पीने के साथ एसिडिक मटेरियल भी जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे अचार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, एसिडिक चीज़ें, ये एसिडिक चीज़ें इसीलिए नुकसानदायक होती है, हम आपको बता रहे हैं, जिनमें ज़्यादा एसिड होता है। सुनिए, तो ये ब्लड में कैल्शियम तो खूब बढ़ा ही हुआ है, और थोड़ा बहुत उसके साथ मिलेगा, मान लो थोड़ा सा एसिडिक मटेरियल इसको मिला तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा, उसी प्रेसिपिटेट को स्टोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, किडनी में स्टोन बना देगा। तो रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन बना सकता है। दूसरा क्या कर रहा था, हड्डियों से निकालने लगा, कैल्शियम हड्डियों से निकाल रहा है, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो सकती हैं हड्डियां, समझ लीजिए। कभी कभी ये हड्डियों से निकाल देगा और हड्डियों में जहाँ पे कैल्शियम होना चाहिए ना वहाँ पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, और भी ज़्यादा खराब कंडीशन आ जाती है। तो देखिए 2 कंडीशन बताई मैंने आपको, एक तो हाइपोपैराथायराइडिज्म और दूसरा हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपो में ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे, समझे। अब क्या होगा यहाँ पे, कभी अचानक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है मसल में, तो टिटेनी। दूसरा बोले हाइपर में ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसके कारण किडनी में भैया पथरी हो सकती है, रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, फिर हड्डियों से लगातार निकाले ले रहे हो, पूरा का पूरा मिनरल कैल्शियम निकाले रहे हो तो हड्डियां पोरस हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को वेस्टिजियल थर्ड आई भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं। ये डिपेंड करती है बेटा लाइट पे, डार्क लाइट, आप डार्क में है या लाइट में है, इस पे ये डिपेंड करती है, समझे, ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए, स्मॉल ग्लैंड अटैच टू द एपी, बेटा रूफ ऑफ एपिथेलम, मतलब रूफ ऑफ डायनसिफेलॉन, इसको हम लोग एपिथेलमस बोलते हैं। यहाँ पे एक ये स्टाक से कनेक्टेड होती है, ध्यान रखिएगा। प्यूबर्टी, बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस ग्लैंड इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय द कैल्शियम एंड रिग्रेस्ड इन साइज, तब इसको हम लोग ब्रेन सैंड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
किस ग्लैंड के लिए ब्रेन सैंड टर्म यूज करते हैं, कौन सी प्यूबर्टी पे लगभग रिग्रेस हो जाती है और कैल्शियम आयन का जमाव हो जाता है यहाँ पे, समझे। दूसरा हार्मोन, बेटा ये दो तरीके के हार्मोन, एक तो सेरोटोनिन और दूसरा मेलेटोनिन, बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ध्यान रखिएगा। दो हार्मोन रिलीज करती है, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। बेटा ये वर्क करता है हिस्टामाइन के अगेंस्ट, और ये देखिए मेलेटोनिन अंधेरे में, डार्क में रिलीज होता है, सोने के समय रिलीज होता है, समझ लीजिए। तभी हम लोग लाइट वाइट बंद करके सोते हैं ना, उस समय ये रिलीज होता है, समझिए। रेगुलेट, तभी देखो ये हमारी सोने उठने की साइकिल को मतलब कंट्रोल करता है, सर्केडियम रिदम को या ड्यूरेनल रिदम को स्लीप वेक साइकिल भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, इसको रेगुलेट करता है। इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, एमसी को भी रेगुलेट करता है, बीएमआर को रेगुलेट करेगा, एंटीगोनेडिक एक्टिविटी होती है, ध्यान रखिएगा इस हार्मोन की, ये प्यूबर्टी से पहले मैच्योरिटी को रोकता है, ध्यान रखिएगा, टाइम पे प्यूबर्टी आने देता है, प्रिवेंट द डिले ऑफ, डिले करता है, प्रिवेंट और कर लीजिए, प्रिवेंट्स या डिले करता है, प्यूबर्टी को डिले करता है ताकि टाइम पे आए वो। इट इज अपोजिट इन द फंक्शन ऑफ मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई मेलेनिन स्टिमुलेटिंग क्या करता था, स्किन का कलर डार्क करता था, और ये स्किन का कलर जो है लाइट करता है। बट बेटा ऐसा ना सोचना कि ये हार्मोन थोड़ा खा जाए पी जाए हम लोग चढ़ा लें तो क्या हमारा स्किन का कलर साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जीन पे भी होता है, आपको मालूम है ना। स्किन के लिए टोटल 6 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 6 के 6, 3 होते हैं, उसके 2 एलील कर दोगे तो टोटल 6। तो ये अगर सब डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए तो स्किन कलर डार्क होता है, जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ज़्यादा स्किन कलर डार्क होता जाएगा, और जितने ज़्यादा रिसेसिव जीन होंगे उतना ज़्यादा स्किन कलर लाइट होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। मगर एक रिसेसिव होना चाहिए एटलीस्ट, तभी यहाँ नंबर ऑफ जीन डिपेंड करता है स्किन कलर को, तभी बोलते हैं कई, एक तो कई सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और दूसरा क्वांटिटेटिव भी होता है, डिपेंड करता है कितने नंबर में रिसेसिव आए हैं या कितने नंबर में डोमिनेंट आए हैं, इसीलिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल है। तो ये ना सोचना सिर्फ हार्मोन ही सब कुछ कर देता है, भैया अंदर से जैसा जीन होगा वैसे ही उस हिसाब से ही कलर आता है, समझे। और इसका बताया बेटा कैसा ग्राफ आता है स्किन कलर इनहेरिटेंस का, बेल शेप्ड ग्राफ आता है, ठीक है। चलो बेटा देखिए दूसरा है थाइमस। थाइमस भी लोबर ग्लैंड है, लोब्स पाए जाते हैं। कहाँ पाई जाती है सिचुएशन, तो ये स्टर्नम के पीछे पाई जाती है, बिहाइंड द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के सामने पाई जाएगी, ठीक है। रिग्रेस विद द एज, एज बढ़ने के साथ साथ ये भी रिग्रेस होती जाती है, और ओल्ड एज में लगभग डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो ये फॉलो क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सी जो ग्लैंड है जो फॉलो करती है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजिंग, तो आंसर होता है थाइमस। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरिटी ऑफ टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट। बेटा क्योंकि ये टी सेल्स हैं तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये सेलुलर इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सीएमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ये हार्मोन जो है एंटीबॉडी भी बनाने के लिए प्रमोट करेगा, तो बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलेगी उसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए भी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए भी, ध्यान रखिएगा। सीएमआई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा पैंक्रियास। मैंने आपको बताया था जो पैंक्रियास है ना, ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन 99% पार्ट होता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। एंडोक्राइन पार्ट ये होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें अल्फा सेल्स, बेटा इसमें होता तो कई है बट हम लोगों को एनसीईआरटी में जो दिया है, एक तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बारे में उन्होंने दिया है, हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करती हैं। तो अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन रिलीज करता है,
ये कैटाबोलिक हार्मोन होता है। क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगा, लाइपोलिसिस कराएगा। दोनों ही ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, ध्यान रखिएगा, ये डायबिटोजेनिक होता है। अब इंसुलिन इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन होता है। क्या करेगा? बोले भैया ग्लूकोज को ले लो, ग्लूकोज को उठा लो ब्लड से और ग्लाइकोजन बना दो। और जो बोल रहे भैया जो बचेगा बचेगा उसको एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट कर दो। सेल्स से भी बोलता है भैया एब्जॉर्ब कर लो। सेल्स देखिए एब्जॉर्ब करेगी तभी सेल्स को एनर्जी मिलेगी, वरना सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और आपका जो ब्लड में ना ग्लूकोज है वो पड़ा रहेगा, बाद में यूरिन के साथ बाहर जाएगा। सोचिए, तो बोल रहे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है। तो इंसुलिन पहले तो देखिए ग्लूकागॉन अल्फा सेल से रिलीज करेगी। कैसा हार्मोन है? कैटाबोलिक हार्मोन है। क्या क्या करेगा भैया? ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलेंगे, और लिपिड या फैट को तोड़ेगा तो लाइपोलिसिस कराएगा। दोनों से ही क्या करेगा बोलो बेटा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एंटागोनेस्टिक होता है इंसुलिन के। ये डायबिटोजेनिक होता है, ये इसके अपोजिट काम करेगा। ये एक एनाबोलिक हार्मोन है। ये क्या करेगा भैया? ब्लड में शुगर है, चलो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, तो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। और इसमें किस में कन्वर्ट कर दो? एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट कर दो, तो लाइपोजेनेसिस करवा देगा। सेल से भी बोलेगा कि ले लो भैया आप टेक कर लो, ग्लूकोज आ गया है, खा लो, ग्लूकोज खा लो, समझे ना? तो ये ग्लूकोज को ले लेगा। तो ये हर जगह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है। अब भैया जब ये गड़बड़ हो जाएगा, इंसुलिन ठीक से नहीं रिलीज होगा, तो इसी कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। कई कारण से हो सकता है, बीटा सेल्स डैमेज हो गई हों, कई सारे रीजन है। तो जब इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो पहले करते क्या? इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं। और क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस के क्या क्या लक्षण होंगे? तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर। अभी क्या बताया था बेटा? देखो क्या कर रहा था, ये सेल्स से बोलता है कि सेल्स को कहेगा कि ग्लूकोज को ले लो, और जब तक ये बोलेगा नहीं, सोचो ग्लूकोज है मगर सेल नहीं लेगी। ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है मगर सेल नहीं उठा रही है। अब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो सेल भूखी रहने लगेगी। तभी देखेंगे ना जिसको डायबिटीज होता है उसके शरीर का वजन जो है बहुत तेजी से गिरने लगता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। रीजन वही है ना, सेल भूखी रहेगी, बहुत ज्यादा उसको भूख लगी रहेगी। खाना खा लिया है मगर भूख लगी रहेगी, तो ज्यादा हंगर भूख उसकी बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं पॉलीफेजिया। अब सुनो, क्योंकि ग्लूकोज शरीर से बाहर जा रहा है, आप जानते हैं, सुनो बेटा, जब ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो पीछे पीछे वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। और क्योंकि अब ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर जा रहा है तो पीछे पीछे वाटर को भी लेके जाएगा, ऑस्मोटिक में मतलब कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, समझे? तो भैया पानी भी शरीर से बाहर चला जाएगा तो पानी की कमी होने लगेगी, पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि पानी की कमी होने लगेगी, पॉलीडिप्सिया। ज्यादा, अब भैया ज्यादा ग्लूकोज निकलना है तो पानी भी निकालना है, तो यूरिन भी ज्यादा बनने लगेगा। तो यूरिन जब ज्यादा बनेगा पॉलीयूरिया बोलेंगे, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डाईयूरेसिस। ये तो जर्नल है। फिर अगर जब ज्यादा दिन बना रहता है, आप उस पर ध्यान ना दें, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, अगर आपको चोट लग जाएगी तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी, तो डिलेड हीलिंग। अगर चोट बिगड़ गई, आपने ध्यान नहीं दिया, तो नासूर हो जाएगा, नासूर बोलते हैं, गैंग्रीन हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ सकता है। कभी कभी तो कुछ लोग बोल देते पैर काटो, मगर पैर काट दोगे तो उसका फिर डैमेज कैसे भरेगा? डैमेज तो वो भी नहीं भरेगा ना। ये समझ लो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। अगर इन लोगों को ना चोट लग जाए तो सड़ जाता है। जैसे तुम्हें मतलब कोई सीट ऐसे टकरा गई पैर से, काला पीला पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे डायबिटीज वाले का काला पीला पड़ गया तो वो सड़ने लगे पैर, और ऐसा सड़ेगा ना कि स्किन तक सड़ती चली जाएगी उसकी।
तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए दूसरा, तो गैंग्रीन, वही नासूर, ये होता है नासूर। तभी ना पहले डायबिटीज़ को क्षय रोग भी बोलते थे, क्षय हो रहा है इंसान, पता है ना, वजन आपका रिड्यूस होता जाएगा, ग्लूकोज शरीर से बाहर जा रहा है, इसीलिए इसका ओरिजिनल नाम हिंदी में क्षय रोग था, क्षय हो रहा है, शरीर कम हो रहा है आपका, समझे। गैंग्रीन, नेफ्रोपैथी, अब भैया लगातार यूरिन में ग्लूकोज भी बाहर जा रहा है, किडनी पे भी बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो किडनी खराब हो सकती है, रेटिना खराब हो सकती है। ट्रीटमेंट एक तो इंसुलिन दिया जाता है, दूसरा कहा जाता है भैया थोड़ा टहलो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब टहलोगे तो आपकी सेल्स को भूख लगेगी और सेल मजबूर हो जाएगी ग्लूकोज का इनटेक करने के लिए, समझे, ध्यान रखेगा। फिर ऐसा खाना ना खाओ जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो, वैसा खाना खाने के लिए मना किया जाएगा। तो अब ये एक और टर्म है इंसुलिन शॉक। मान लो कोई मरीज है जो एक्सरसाइज करके आया है, तो एक्सरसाइज करने के बाद शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है। आप जानते हैं ग्लूकोज जो है, ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो बोल रहे भैया यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लो उसने इंसुलिन ले लिया एक्सरसाइज के बाद, तो जो थोड़ा बहुत ब्लड में ग्लूकोज था वो भी गायब हो जाएगा, तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, इंसान कोमा में जा सकता है या मर भी सकता है, आप ये समझ लीजिए। इसी कंडीशन को इंसुलिन शॉक कहते हैं। तो फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। पैंक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, दो तरीके की सेल्स, मतलब हम लोग को यहाँ पे देखना है, मिक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है। 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है, ये डक्ट वाला पार्ट होता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। 1% पार्ट जिसे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ये हार्मोन रिलीज करता है। इसमें हम लोग दो हार्मोन जो एनसीईआरटी में दिया है वो पढ़ रहे हैं। एक तो अल्फा सेल्स, ये ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं। बोलो बच्चों कैसा हार्मोन होता है ये, कैटाबोलिक हार्मोन होता है, सब तोड़ देगा, कहेगा भैया ग्लाइकोजन को तोड़ दो तो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, फैट को तोड़ दो तो लाइपोलिसिस कराएगा, समझे। और क्या कराएगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिक बनाएगा, डायबिटीज क्रिएट कर रहा है, तो डायबिटोजेनिक हार्मोन, समझे ना, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, डायबिटोजेनिक हार्मोन है। दूसरा बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है, एनाबोलिक हार्मोन है। क्या करेगा, भैया ब्लड में शुगर आ गया है, चलो अब ऐसा करो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, अभी भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो लीवर से बोलेगा चलो फैट में कन्वर्ट कर दो, एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट कर दो, समझे। और क्या कराएगा, सेल्स को बोलेगा कि चलो आ गया है खाना, आ गया है खाना, खा लो, ग्लूकोज का अपटेक कर लो, समझे। तो सभी कामों से ब्लड में शुगर या ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करेगा, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या होता है, अगर ये सब इंसुलिन का रिलीज होना कम हो जाएगा या बीटा सेल्स डैमेज हो जाए, मान लो कोई आपने दवा खा ली हो, बीटा सेल डैमेज हो जाए, या किसी भी कारण से शरीर में इंसुलिन निकलना कम हो गया, इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। अब क्या है भैया, इंसुलिन नहीं निकल रहा है, इंसुलिन ही सेल्स से कह रहा था ग्लूकोज ले लो, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर रहा था, तो अब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, इसी को कहते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अभी बताया बेटा, इंसुलिन बोलता था कि भैया सेल्स को कि ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज का अपटेक कर लो, अब इंसुलिन नहीं होगा तो सेल ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाएगी और सेल भूखी रहेगी, तो आपको भूख लगी रहेगी, भले ग्लूकोज है मगर सेल भूखी बनी रहेगी, तो बोल रहे पॉलीफेजिया, हंगर बढ़ जाएगा, पॉलीफेजिया। फिर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, भैया ये यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बाहर जा रहा है तो पानी भी साथ में बाहर लेकर के जाएगा, तो शरीर में पानी की कमी होगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया आ जाएगा यहाँ पर। फिर यूरिन भी ज्यादा बनने लगेगा, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा, तो इसको हम लोग डायूरेसिस बोलते हैं। फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, भैया जो चोट लग जाएगी जल्दी ठीक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उन्हें चोट ना लगे, यहाँ तक कि कोई चीज़ ऊपर से भी हाथ पैर में ना लगे, गिरे भी ना ज़्यादा, मान लो गिर भी जाए ना, उसी से जो चोट लगती है वो भी डैमेज ठीक होना मुश्किल हो जाता है, ये समझ लीजिए।
तो डिलेड हीलिंग और सड़ जाएगा, घाव खराब हो जाएगा, नासूर बन जाएगा, गैंग्रीन बोलते हैं। किडनी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो किडनी खराब हो जाएगी, नेफ्रोपैथी। यहाँ पर रेटिना, रेटिना खराब हो जाएगी, रेटिनोपैथी। ट्रीटमेंट बताया बेटा, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट करने को बोला जाएगा। आप एक्सरसाइज करो, ज़्यादा ऐसा खाना ना खाओ जिसमें ग्लूकोज का ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन। इंसुलिन शॉक क्या होगा, बोले अगर कोई मरीज एक्सरसाइज करके आ रहा है तो उस समय ग्लूकोज का लेवल कम होगा, उसी समय इंसुलिन का अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो ग्लूकोज का लेवल अचानक कम हो जाएगा। ब्रेन को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है और ब्रेन को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा आप ही समझ लीजिए, कोमा में चला जाएगा, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अब हम लोग गोनेड्स के बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे समझिए टेस्टीज, टेस्टीज की मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज में देखिए ये जर्माइनल एपिथीलियम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथीलियम को हम लोग जर्माइनल एपिथीलियम बोलते हैं। और ये देखिए इसमें सेल्स पाई जाती हैं, ये जर्माइनल सेल्स हैं और ये सर्टोली सेल्स हैं। जो कोनिकल सेल्स दिख रही हैं ये सर्टोली सेल्स हैं। मैं बता चुका हूँ ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। जर्माइनल सेल्स जो हैं ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं और ये जो स्पेस है ये सारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहाँ पर ये इस तरह से 3-3 या 4-4 के सेगमेंट में ये पाई जाती हैं। इनको हम लोग लेडिग सेल्स कहते हैं, समझे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर टेस्टीज में एक तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसकी एपिथीलियम को जर्माइनल एपिथीलियम बोलते हैं, और दूसरा ये लेडिग सेल्स है। ये जो लेडिग सेल्स है बेटा, ये जो लेडिग सेल्स है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करती है ये, तो ये एंड्रोजन्स रिलीज करती है, मेल सेक्स हार्मोन। और मेन एंड्रोजन में आता है टेस्टोस्टेरॉन। एनाबोलिक हार्मोन होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो इम्पैक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मसल ग्रोथ करानी होती है तो मसल की ग्रोथ कराएगा। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे मेल लाइक बॉडी, हेयर पैटर्न है, भारी आवाज होना, समझे, भारी आवाज, बॉडी हेयर है, इस तरीके का डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में का मतलब हेल्प करेगा। एग्रेशन, गुस्सा तो आजकल सभी को आता है, खैर ये तो गलत बात है सर, मेल फीमेल सबको गुस्सा आता है, क्योंकि ये तो गलत लिख दिए हो यार, है ना, मगर फिर भी चलो बदनाम है, एंड्रोजन बदनाम है। बताइए आजकल गुस्सा किसको नहीं आता है, मगर ठीक है चलो मान रहे हैं हम लोग। तो बोल रहे हैं एग्रेशन गुस्से के लिए, फिर कंट्रोल्स लिबिडो, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। तो देखिए क्या क्या करेगा, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन होता है, मेन एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये एनाबोलिक हार्मोन होता है, इम्पैक्ट करेगा किस पे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, एनाबोलिक है। मसल ग्रोथ कराएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, जैसे मेल लाइक बॉडी, फेशियल हेयर, एडम्स एप्पल, है ना, भारी आवाज होना। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में को कंट्रोल करेगा, एग्रेशन एंड लिबिडो को कंट्रोल करता है। और यहाँ आ जाइए ओवरी। ओवरी में बेटा मैंने आपको बताया था कि ये अगर ये ओवरी है, ओवरी में कई सारी डेवलपिंग फॉलिकल्स होती हैं। तो हर महीने में एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होती है और ये डेवलप हो करके ये बना देती है ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होती हैं इनसे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, इनसे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। फिर बताया था 14th डे में LH का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसे LH सर्ज बोलते हैं। तो LH के कारण, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस LH के कारण ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte ये बेटा ब्रेक हो जाएगा
तो ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओविलेशन हो जाएगा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की मानी जाती है, मगर ±2-3 डेज और ऐड कर सकते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं ये जो ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा 14th डे में सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, और ये जो खुद रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, येलो कलर की ग्लैंड होती है कॉर्पस ल्यूटियम, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ये डेवलपिंग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये सारी की सारी रिलीज करती है एस्ट्रोजन। 14th मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे में LH का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसे LH सर्ज कहते हैं। यहीं पर ओविलेशन होता है, तो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी। रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल जो है येलो कलर की ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, तो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो हैं ये ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। क्या क्या करता है बेटा, ईस्ट्रोजन फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट्रोजन फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, हाई पिच्ड वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बता दिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है ये। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा। बेटा ये क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरोन, देखो ईस्ट्रोजन भी कुछ हद तक, बेटा ये जो यूट्रस की मिडिल वाली वॉल होती है इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, तो ईस्ट्रोजन भी कुछ हद तक यूट्रस की वॉल को मोटा करता है, मगर मेनली प्रोजेस्टेरोन जो है ये यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है, मोटा करता है, एंडोमेट्रियम की भी थिकनेस को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, ये और ज्यादा एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। जो अंदर वाली लेयर होती है बेटा उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ताकि तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये अबॉर्शन मतलब ब्रेकडाउन ना हो पाए प्रेगनेंसी का, मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वोलाई बोलते हैं, इनको डेवलप कराता है, और यही एल्वोलाई में मिल्क का स्टोरेज होता है, मिल्क सेक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो दोनों ही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करते हैं, दोनों ही हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, इन सबको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गोनेट से होने वाले हार्मोन बता दिए हमने, और ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया है। चलिए ठीक है।